कार मेरा नाम अयान है और इस वक्त मेरी मौजूदगी 212 डिहरी विधानसभा क्षेत्र में है। और 212 डिहरी विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा विधायक फतेह बहादुर सिंह मेरे साथ हैं। खास बातचीत करेंगे 2020 के चुनाव में राजद से सिटिंग एमएलए 212 डिहरी विधानसभा क्षेत्र जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। और अब जब 2025 का चुनाव हम सबके सामने है, तब ऐसे समय में फतेह बहादुर सिंह जी को आरजेडी की तरफ से टिकट ना मिलने के बाद हम उनसे मिलने पहुंचे। खास बातचीत करेंगे। उन्होंने आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी के पार्टी को ज्वाइन किया है। पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ऐसा क्या हुआ कि आप को राजद से इस बार 2025 जिस तरीके से 2020 में आपके साथ पार्टी ने विश्वास जताया था, 25 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपके साथ फिर से पार्टी ने विश्वास ना जताते हुए आपको इस बार टिकट ना दिया? ये तो राजद के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वही लोग बता सकते हैं। मेरे पास तो कोई कारण है नहीं। वही लोग बता सकते हैं कि आखिर ऐसा उन लोगों ने क्यों किया। आपने अभी आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी से चुनाव लड़ने का घोषणा किया, कल नॉमिनेशन भी आपने किया है सर। क्या लगता है किस तरीके का जन समर्थन इस बार आपको इस पार्टी से मिल पाएगा और जनता कितनी आपके साथ है, कितना समर्थन मिल पाएगा फतेह बहादुर को इस बार? हमारा बयान आप लोग पहले भी सुने होंगे। हमारी लड़ाई कोई पार्टीगत नहीं है। हमारी लड़ाई सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है। और जो भी सामाजिक विचारधारा के लोग हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, जो जो सामाजिक न्याय के साथ विकास चाहते हैं, वो सभी लोग हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले देखा गया था, आप इसी क्षेत्र के 212 डिहरी विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में गए थे। जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, क्या लगता है इसके पीछे कौन लोग थे? जो आपके समर्थक थे, आपका काफिला था, उसके बाद जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चिलबिला में किया गया आपके साथ, क्या लगता है सर इसमें कौन लोग हो आपने सकते हैं? उसको पूरा रिकॉर्डिंग देखा होगा कि अगर हमारे समर्थक होते तो दूर से ही हमारे गाड़ी देख करके लोगों ने नारा लगाने लगा। उस वीडियो में ये भी नारा लगाया कि बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। तो मेरे समर्थक तो जाहिर है कि मेरा समर्थक बीजेपी पार्टी जिंदाबाद नारा नहीं लगाएंगे। वो लोग खास वर्ग के जो है सामंतवादी लोग थे, जो कभी भी पिछड़े दलित को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। जब भी पिछड़े दलित आगे बढ़ता है तो उनके सीने और पेट में दर्द होने लगता है। तो इस बार जो हमारे डिहरी विधानसभा के जो जितने भी सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, सभी लोग इन मनुवाद और सामंतवाद ताकत को समाप्त करने के लिए सभी हमारे बहुजन समाज के लोग हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। मैदान में चुनावी रण में हैं आप। कहा जाता है बिहार में चुनाव के रण में अगर जीतना है तो जातियों को साधना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है बिहार में। जिस तरीके से अभी आपके सामने आपके प्रतिद्वंदी यानी कि एनडीए के समर्थित उम्मीदवार और राजद के भी समर्थित उम्मीदवार अब मैदान में हैं, उनसे कितना खास मुकाबला होगा? चूँकि आप इस क्षेत्र के सिटिंग एमएलए भी रह चुके हैं फतेह बहादुर जी, उनसे कैसा मुकाबला होगा इस बार का? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी लड़ाई यहाँ किसी उम्मीदवार से नहीं है। हमारी लड़ाई विचारधारा के साथ है, बहुजन विचारधारा के साथ। हम जो है बहुजन विचारधारा वाले हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, अम्बेडकर को मानने वाले हैं, सभी पिछड़े दलित को साथ लेकर चलने वाले हैं। तो हमारी लड़ाई जो है डिहरी विधानसभा में सामंतवादी और मनुवादी ताकत के साथ है। और इस हमारी लड़ाई में पूरे हमारे बहुजन समाज के लोग जो है पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ की बात की। आप 2020 से 25 तक यहाँ रहे। आपके कार्यकाल में ऐसी क्या कुछ काम किए गए, क्या कुछ उपलब्धियाँ रहीं जिससे जनता को आपको सकारना, वापस से आपके साथ विश्वास जताना चाहिए? क्या कुछ डिहरी विधानसभा का कायाकल्प आपने किया? उसका अगर कुछ ग्राफ हो तो आप हमारे समक्ष रखें। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें अपना काम खुद से गिनाना नहीं अच्छा लगता है। हमारे काम को जानना है तो हमारी जनता के बीच जाइए, हमारे जनता से पूछिए कि विधायक जी ने 5 सालों में क्या क्या काम किया है, और वहाँ से जो फीडबैक आपको मिलेगा वही सही है। जनता के बीच तो हम बिल्कुल लाज़मी बात है कि हम जाएँगे, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो लगातार कि आरोप प्रत्यारोप गढ़ता रहता है, नैरेटिव गढ़ता रहता है कि
पिछले 5 सालों में शायद यहाँ की जो सिटिंग एमएलए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। इसी वजह से पार्टी उनसे नाराज़ होकर के उनको इस बार विधानसभा का टिकट कट गया टिहरी विधानसभा क्षेत्र से। आप किस वर्ग का बात करते हैं, उसका स्पष्ट उस वर्ग का नाम बताइए, फिर जवाब दूंगा। नहीं देखिए, ये कोई वर्ग नहीं है, खासम खास कोई वर्ग नहीं, यहाँ की कुछ ऐसी जनता है। जी, ये वही वर्ग है जो फतेह बहादुर सिंह का विरोध कर रहा है, जिन वर्ग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पर, गवई साहब पर जूता फेंकने का काम किया। ये वही वर्ग है जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी 90% के हक इस तरीके बात किया, उनका हत्या करने का काम किया। ये वही वर्ग है जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में मुख्यमंत्री बने और पिछड़ा अति पिछड़ा को आरक्षण देने का काम किया, तो उनको भद्दी भद्दी गाली देने का काम किया। ये वही वर्ग है जब 90 के दशक में पिछड़ा समाज को 27% आरक्षण मिला तो पूरे देश में आंदोलन किया और दिल्ली सरकार गिराने का काम किया। वो वही वर्ग है कि आज पूरे देश में जो है बहुजन समाज के साथ जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक है उसके साथ अन्याय कर रहा है, उनका हक हिस्सेदारी छीनने का काम कर रहा है। ये वही वर्ग है जो महागठबंधन के सरकार ने बिहार में जातीय सर्वे करवाया और जातीय सर्वे कराने के बाद पिछड़े दलित का जो है आरक्षण बढ़ाकर 49.5% से 65% किया और उस आरक्षण को जा करके हाई कोर्ट से रद्द करवाया। 2020 जीतने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब आप काफ़ी कंट्रोवर्सी में घिर गए थे सर। जिस तरीके से आपके द्वारा जो प्रतिक्रियाएं दी गई थी हिंदू देवी देवता के ऊपर, वो खासम खास जो हिंदू समाज है, जो सनातनी खुद को कहते हैं, वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा आहत हुए थे, उनकी भावनाएं धर्म के प्रति आहत हुई थी सर। क्या इस तरीके का बयान आप उस बयान को आप देखेंगे तो हमने वैसा कोई बयान नहीं दिया है। हमने जो सत्य है, हमने अगर वो बयान आप देखेंगे तो उस बयान में केवल मीडिया वाले जो हैं वो अपने से बोल रहे हैं। मेरा बयान किसी मीडिया ने चलाया नहीं है, वो खुद जो है एंकर बोल रहा है। अगर मेरा बयान आप देखेंगे तो उनको बोलिए कि जो उन्होंने सवाल किया है उसका जवाब दे दें। और हमारी जो विधानसभा है, नहीं पूरे देश की जनता समझती है कि विधायक जी ने कोई गलत बात नहीं बोला है। उन्होंने केवल जो है कलम और किताब का बात किया है, संविधान का बात किया है, अधिकार का बात किया है और अपने बहुजन समाज के बच्चों को विद्यालय भेजने का बात किया है ताकि हमारे समाज के लोगों का विकास हो। चूँकि आप भी समझते हैं कि शिक्षा के बिना विकास संभव नहीं। ये जो क्षेत्र है आप भी समझ सकते हैं, बेहतर हम भी समझ रहे हैं कि देखिए माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, जो एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर। एक ज़माना था विधायक जी की इंडस्ट्रियल हब हुआ करती थी ये क्षेत्र, काफ़ी उस समय खुशहाली हुआ करती थी, लेकिन अब जो वो इंडस्ट्रीज़ थी, डालमिया इंडस्ट्रीज़, वो खंडहर में तब्दील, उसकी अलग तो मतलब कि कोई भी अगर आता है जनप्रतिनिधि, वो जीत करके तो विधानसभा या फिर लोकसभा पहुँच जाता, लेकिन उसके कायाकल्प के बारे में कोई भी देखने को नहीं है। एकदम सुदूर इलाके में वो वीरान पड़ा वो। आप जानते हैं कि जो रोहतास इंडस्ट्रीज है वो आपको केंद्र सरकार के अधीन है और जब आदरणीय लालू प्रसाद जी यूपीए 1 में जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने डालमिया का एक यूनिट को रेलवे का मेंटेनेंस का कारखाना खोलने के लिए एक यूनिट को लिया था। उसके बाद वो सत्ता से बाहर हो गए। फिर ये लोग जो है 14 के चुनाव में मोदी जी सुअरा हवाई अड्डा में आए थे या बोले थे कि हम जो है आएंगे, अगर हम सत्ता में आएंगे तो पूरी डेहरी डालमिया नगर को इंडस्ट्रीज का हब बनाएंगे, सारा मतलब फैक्ट्री चालू करेंगे। लेकिन आज 11 साल हो गया, मोदी जी ने जो है डालमिया नगर और रोहतास के लोगों के लिए उन्होंने कोई भी उद्योग नहीं लगाने का काम किया। अभी आप देखिए ये पुल टूटे हुए लगभग 3 साल होने जा रहा है। हम लोगों ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखा, रेल को चिट्ठी लिखा, रेलवे मंत्री को चिट्ठी लिखा, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जब राजा राम जी यहाँ का सांसद बने तो उन्होंने रेल मंत्री से मिला तो आवंटन तो पैसा हो गया, काम भी लगा हुआ है, लेकिन इतनी स्लो स्पीड से काम चल रहा है कि पता नहीं चल रहा है कि अभी इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो केंद्र सरकार जो है केवल जो है
जुमले की बात करती है। आप सुने होंगे कि प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्या उन्होंने दिया क्या? हुँ? हम स्मार्ट गाँव बनाएँगे, उसके तहत गाँव को लोग गोद भी लिया था। जाकर देखिए उस गाँव में क्या स्थिति है जिस गाँव को इन्होंने गोद लिया था। स्मार्ट ट्रेन, बुलेट ट्रेन चलाएँगे, चला। हुँ? मोदी जी ने एक ही काम किया कि आप देखे होंगे कि मोदी जी ने जो देश का संपत्ति था, उस संपत्ति को प्राइवेट के हाथों में बेचने का काम किया, ताकि जब आरक्षण तो सरकारी संस्थान में है, और जब सरकारी संस्थान ही नहीं रहेगा तो पिछड़े दलित को आरक्षण कहाँ से मिलेगा? तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने जो है सरकारी संस्थान बेचने का काम किया है, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ खरीदा नहीं है। अगर सरकारी संस्थान को बेचा है तो कुछ खरीदा भी है। ईडी खरीदा है, सीबीआई खरीदा है, इनकम टैक्स खरीदा है, और लास्ट में चुनाव आयोग भी खरीद लिया। 2025 का जो चुनाव है, इस बार आप चुनावी रण में हैं, चुनावी मैदान में हैं, कल आपने नामांकन दाखिल कर दिया है सर। अब किन विज़न के साथ आज़ाद समाज पार्टी से किन मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे और जनता के समक्ष किन विज़न को लेकर के जनसंपर्क करने वाले हैं, इस पर क्या कुछ कहिएगा सर? हमारा मुद्दा वही है जो पीछे वाला है। हमारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज जो हैं, उनको न्याय के साथ उनका विकास हो, उनको हक मिले, हिस्सेदारी मिले, और हमारी जितनी संख्या भारी है उतना हमको हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले। धन धरती राजपाट में भी हमारी हिस्सेदारी हो पिछड़े दलित का। आज भी आप आंकड़ा निकालिए तो देखिए पूरे देश का संपत्ति जो है 90% संपत्ति 10% वालों के पास है। पूरे देश का जो है ऊंच पद पर जो भी लोग हैं, देश के 10% लोगों के ही मतलब कि पास जो है देश का 90% जो है ऊंच पद है। तो हमारी लड़ाई वही जगदेव बाबू का है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो हमारी लड़ाई है 90% के लोगों के लिए कि इस देश में जो है 90% के लोगों का भी है, तो 90% के लोगों को भी 90% का हर क्षेत्र में उनको हक हिस्सेदारी मिले। यही मेरी लड़ाई है, और मैं इसी सोच के साथ में जनता के बीच जाऊँगा। तो देखिए हमने बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ 212 टिहरी विधानसभा क्षेत्र के करंट सिटिंग एमएलए फतेह बहादुर सिंह जी थे। उनसे कई मुद्दों पर हमने बातचीत की, उन्होंने भी अपनी बात बिल्कुल प्रखरता से हमारे समक्ष रखा है। बहरहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।